आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाते अपने आप को जांच करिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि डेली के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। तो कैसे आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं लास्ट में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन को। सामाजिक विज्ञान से शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। वहीं अगर बात करें आज का दूसरा प्रश्न का तो 2 नंबर में किस स्थान पर भारत का पहला संविधान सभा आयोजित की गई थी? किस स्थान पर भारत का पहला संविधान सभा आयोजित की गई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी नई दिल्ली में। और कब? तो 1946 में संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 3 नंबर प्रश्न का तो डैश संविधान विश्व में सबसे लंबा है? डैश संविधान विश्व में सबसे लंबा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान विश्व में दुनिया में सबसे लंबा है। वहीं अगर बात करें 4 नंबर प्रश्न का तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए, कितने समय के लिए लागू रहता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 6 महीना के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रहता है। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 5 नंबर प्रश्न का तो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। जी हाँ, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, ये सभी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए आवश्यक तत्व है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 6 नंबर प्रश्न का तो भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ऑप्शन ए में ब्रिटिश राजा या रानी के पास है, ऑप्शन बी में यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन सी में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है और ऑप्शन डी में फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। यानी प्रश्न का कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ऑप्शन में दिए गए हैं, राजा या रानी या राष्ट्रपति के पास जो अधिकार है वही अधिकार भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास है। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश राजा या रानी के पास जो संवैधानिक अधिकार है वही अधिकार भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 7 नंबर प्रश्न का तो मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार निम्न में से कौन सी कोटि से संबंधित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजनीतिक अधिकार से संबंधित है मत देने का अधिकार। बात करें 8 नंबर प्रश्न का तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, अरस्तु। जी हाँ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किनका है? अरस्तु का। वही अगर बात करें 9 नंबर प्रश्न का तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बात करें ऑप्शन बी का तो स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। वहीं अगर बात करें ऑप्शन ए का तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, ये हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस
जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग किया था। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। रूस की पराजय हुई, वहीं जापान जो था विजय हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से प्रश्न आपको ये भी देखने को मिल सकता है ऐसे भी कि 1904-5 के रूस जापान युद्ध में किसकी विजय हुई? तो जापान की। और किसकी पराजय हुई? तो रूस की। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 12 नंबर में सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन निम्न में से किसने किया था? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर डैश था? भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? तो सही आंसर मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जरूर याद होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हड़प्पा। जी हाँ साथियों, हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से किसे क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बिपिन चंद्र पाल को क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 15 नंबर में सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। वहीं अगर बात करें ऑप्शन बी का, तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये आप याद रखें। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो मुगल साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? मुगल साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1526 में मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 18 नंबर में है हरि विजय काव्य निम्न में से किसकी रचना है? हरि विजय काव्य निम्न में से किसकी रचना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर्वसेन जी का रचना है। कौन सा? हरि विजय काव्य। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल राज्य में। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाचीगाम नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल हिरन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल हिरन के लिए। और ये कौन से राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
किस जल स्रोत में स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जल स्रोत में स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 876 किलोमीटर है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किए जाते हैं? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से किसे शामिल किए जाते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी को। जी हाँ, पशुपालन, मत्स्य पालन और वन को अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। और पत्र 24 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय मानक ब्यूरो अस्तित्व में कब आया? भारतीय मानक ब्यूरो अस्तित्व में कब आया, किस वर्ष आया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1947 में। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो बिहार में परमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार में परमंडलों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 9। बिहार में परमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। वहीं अगर बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो किसने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलाबंदी कराई थी? किसने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलाबंदी कराई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अजात शत्रु ने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलाबंदी कराई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी गुजरात राज्य में। वहीं अगर बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये आप याद रखिए और बहुत से लोगों को याद भी रहा होगा। बात करें आज का 29 नंबर प्रश्न का, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत इनमें से कौन से पाठ्यक्रम शामिल है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत इनमें से कौन से पाठ्यक्रम शामिल है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। जी हाँ, ITI, BEd और पॉलिटेक्निक, जी हाँ, ये तीनों पाठ्यक्रम शामिल है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो हाल ही में किसे केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? हाल ही में किसे केंद्रीय चयन परिषद का यानी CSBC का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर SK सिंघल जी को केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये आप याद रखिए। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बात करें 31 नंबर प्रश्न का, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R के निम्न रूप में परिवर्तित होता है जहां R दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। तो निम्न में से क्या इसका सही आंसर होगा? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1/r²। जी हाँ साथियों। वहीं अगर बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्लेनेरिया जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। वहीं अगर बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की? गैलीलियो ने निम्न में से कौन से यंत्र की खोज की? तो सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किए थे। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो फल का बाहरी मांसल भाग डैश होता है? फल का बाहरी मांसल भाग जो होता है क्या होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्पपाशन होता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 36 नंबर में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए। वहीं अगर बात करें 37 नंबर प्रश्न का, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी छोटी आंत जो है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। 38 नंबर प्रश्न का, तो मूली निम्न में से किसका उदाहरण है? मूली निम्न में से किसका उदाहरण है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जड़ का उदाहरण है मूली। तो प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट, मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं। अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूं। तो इसलिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट लगे, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देख बात करें 39 नंबर प्रश्न का, तो बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है बच्चा को जन्म लेने के बाद। बात करें 40 नंबर प्रश्न का, तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, द्विविभाजन। चलिए देखते हैं अब यहाँ से हिंदी व्याकरण के प्रश्न को। बात करें 41 नंबर प्रश्न का, तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर डैश समास होता है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास होता है जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर। वही बात करें 42 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से अर्पण का विलोम शब्द कौन है? निम्न में से अर्पण का जो विलोम शब्द होगा कौन होगा? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रहण अर्पण का विलोम शब्द होता है, तो ये आप याद रखिए। बात करें 43 नंबर प्रश्न का, तो अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? अकल का दुश्मन मुहावरे का जो सही अर्थ होता है निम्न में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्ख। जी हाँ, अकल का दुश्मन होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मूर्ख। वहीं अगर बात करें 44 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का जो उदाहरण होगा कौन सा होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2 किलो घी जो है यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। 45 नंबर में निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? निम्नलिखित में से भद्र शब्द का जो तद्भव रूप होगा क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, भला जो है ये भद्र शब्द का तद्भव रूप है। बात करें 46 नंबर प्रश्न का, तो पंडित का पर्यायवाची शब्द है। पंडित का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए में मनीषी, बी में कोविद, सी में धीर और डी में इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, इनमें से सभी। मनीषी, कोविद और धीर जो होता है ये पंडित का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 47 नंबर प्रश्न का, तो अभिप्सा का सही संधि विच्छेद है। अभिप्सा का जो सही संधि विच्छेद है निम्न में से कौन सा है? तो सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभि जोड़ इप्सा, अभिप्सा का सही संधि विच्छेद होता है।
बात करें 48 नंबर प्रश्न का, तो नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नेता का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेत्री। जी हाँ, नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नेत्री होगा। वहीं अगर बात करें 49 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज्ञा जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। वहीं अगर बात करें ऑप्शन ए का, तो पेड़, आहार, खटमल जो है पुल्लिंग शब्द है। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 50 नंबर में निम्न में से शुद्ध शब्द का पहचान करें। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको पहचान करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, ऑप्शन ए में प्रदर्शनी, बी में अनुकूल और सी में अमावस्या, ये तीनों शब्द शुद्ध लिखे हुए हैं, सही लिखे हुए हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। तो प्यारे साथियों, आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाए, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के क्लास के वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और इस वीडियो को अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करके आप डेली की वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।